त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ विनोद मियाँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ माँग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारक या घटक या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है माँग की मूल्य सापेक्षता को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक। तो माँग की कीमत लोच को समझना पहले ज़रूरी है क्योंकि माँग की कीमत लोच को कौन-कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले माँग की कीमत लोच की स परिभाषा को जान लेते हैं, क्योंकि परिभाषा को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो आप यदि उसको देखना चाहें, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माँग की कीमत लोच क्या बतलाती है? माँग की कीमत लोच ये बतलाती है कि कीमत में परिवर्तन होने से, माँग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसे माँग की कीमत लोच या माँग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। सामान्य शब्दों में या सरल शब्दों में कैसे जानेंगे इसको? कैसे समझेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने से? मतलब कीमत यदि बढ़ती है, तो माँग में कमी होती है, तो कितनी प्रतिशत कमी होती है? और कीमत यदि घटती है, तो माँग कितने प्रतिशत बढ़ती है? ये बतलाती है। कौन? माँग की कीमत लोच, सामान्य शब्दों में। तो कीमत कुछ वस्तुएँ क्या होती है, जब भी कम होती है, तो उनकी माँग बढ़ जाती है। तो माँग की जो कीमत लोच है, इसमें हम ये गणना कर सकते हैं कि माँग कितनी बदल रही है, कितनी प्रतिशत बदल रही है। इसलिए माँग की कीमत लोच का जो विचार है, यह एक मात्रात्मक कथन है, क्योंकि यहाँ पर हम माँग की मात्रा की गणना कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, उसका मेज़रमेंट हो रहा है। जबकि माँग के नियम में ऐसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए माँग का नियम क्या है? एक गुणात्मक कथन माना जाता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं कि जो माँग की कीमत लोच है, ये माँग की मूल्य सापेक्षता है, वह 5 प्रकार की होती है। 5 उसकी श्रेणियाँ हैं। पहला है लोचदार माँग, दूसरा है अत्यधिक लोचदार माँग, तीसरा है पूर्णतः लोचदार माँग, चौथा है बेलोचदार माँग और पाँचवाँ है पूर्णतः बेलोचदार माँग। तो इस प्रकार से माँग की जो कीमत लोच है, वह 5 प्रकार की होती है। ये हम जैसे मैंने पहले बताया कि माँग की कीमत लोच को हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो डिटेल में आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थोड़ा नज़र डालिए, ये जो वाला टॉपिक हमारे पास है, ये टॉपिक इंटर हो, चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे किसी भी क्लास में है स्टूडेंट, और जो ये जानना चाहता है कि माँग की कीमत लोच को कौन-कौन से कारक या घटक या तत्व प्रभावित करते हैं, उन सभी के लिए सामान्य है। इसमें बहुत आसान शब्दों में अभी मैं आपको समझाऊँगा कि वे कौन-कौन से घटक हैं और किस प्रकार से वे क्या करते हैं, माँग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। अर्थात कीमत के बदलने से डिमांड में किस प्रकार से कमी आती है किसी वस्तु की, या कीमत के घटने से किसी वस्तु की डिमांड में कैसे वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लोचदार माँग। लोचदार माँग का दूसरा नाम है माँग मूल्य सापेक्ष। माँग मूल्य सापेक्ष। तो कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनकी माँग की लोच कैसी होती है? लोचदार होती है। तो उसके लिए दूसरा शब्द यदि लिखा रहेगा माँग मूल्य सापेक्ष, और आपने यही पढ़ा और ये नहीं जाना, तो फिर क्या होगा? आपको उत्तर आते हुए भी आप उत्तर नहीं लिख पाएँगे। इसलिए जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में लिखना भी है। ओके? तो इसका दूसरा नाम ये है अत्यधिक लोचदार माँग। अत्यधिक लोचदार माँग को दूसरा नाम से जाना जाता है अधिक माँग मूल्य सापेक्ष। अधिक मूल्य माँग सापेक्ष। ओके? और जो बेलोचदार माँग लिखी है यहाँ पर, इसका अगला नाम है माँग मूल्य निरपेक्ष। बेरोजगार माँग का क्या नाम है? माँग मूल्य निरपेक्ष। यह वस्तु की माँग कैसी होती है? निरपेक्ष होती है। तो 1, 2, 3 इन 3 कैटेगरी के अंदर ही अधिकांश या लगभग सभी वस्तुएँ आती हैं। तो इनको आप लिख लेंगे। 1 नंबर इसका है इसलिए 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर इसका है इसलिए लिखा हुआ है, 4 नंबर पर ये है, 4 यहाँ लिखा हुआ है। ओके? जहाँ तक हम माँग की बात करते हैं कि कीमत के अनुसार क्या होती है, विभिन्न वस्तुओं की माँग की जाती है। तो माँग में क्या करते हैं, बार-बार नहीं बताया जाएगा। जब मैं माँग शब्द का प्रयोग करूँगा, तो इसका अर्थ होता है कि माँग में सामान्य रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तु को खरीदता है।
वस्तु को खरीदता है। सामान्य यही देखा जाता है कि जब वस्तु की कीमत कम रहती है, तो उस वस्तु को ज़्यादा क्रय किया जाता है और यदि उसी वस्तु की कीमत यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद लोग उसको कम खरीदते हैं, अर्थात उसकी माँग घट जाती है। ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो उसको बोलेंगे माँग बढ़ जाती है और कम खरीद रहे हैं, तो माँग घट जाती है। तो इस प्रकार से माँग का आप सामान्य अर्थ लेकर चलेंगे। लेकिन हम जब भी इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, तो यही बात करते हैं कि माँग बढ़ जाती है, माँग घट जाती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो ये नहीं समझ पाते कि माँग में होता क्या है। परिभाषा तो उनको याद रहती है कि माँग किसी वस्तु की वो मात्रा है, जो किसी एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर खरीदी जाती है, उसे माँग कहते हैं। ठीक है? इतना उनको याद रहता है। लेकिन बीच में भूल जाते हैं कि माँग में होता क्या है। तो माँग में क्या करते हैं उपभोक्ता, लोग क्या करते हैं वस्तुओं को खरीदने का काम करते हैं। ओके, इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो टॉपिक में जिसकी बात कर रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ है माँग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, घटक को कारक भी कह सकते हैं, तत्व भी कह सकते हैं। दूसरे नाम से क्या जानेंगे, यहाँ पर यह लिखा है माँग की मूल्य सापेक्षता। चाहे कीमत लोच बोलो, मूल्य लोच बोलो और चाहे सापेक्षता बोलो, बात क्या है एक ही है, दोनों में कोई कंफ्यूज नहीं। आगे बढ़ते हैं कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक, अर्थात वे कौन कौन से घटक हैं कि कीमत में कमी या वृद्धि होने से क्या होता है, मांग बढ़ जाती है या मांग घट जाती है। लेकिन पहले ही बताया कि मांग की कीमत लोच में और मांग के नियम में थोड़ा अंतर है। मांग की कीमत लोच में ये जान सकते हैं कि मांग कितने प्रतिशत बढ़ी या कितने प्रतिशत घटी कीमत के जवाब में। लेकिन मांग के नियम में ऐसा नहीं है, वो एक गुणात्मक कथन है। वहां पर पता चलता है कि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, कीमत घटती है अर्थात वस्तु सस्ती होती है तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं और वस्तु महंगी होती है तो लोग कम खरीदते हैं। ठीक है, तो वो गुणात्मक कथन है, कौन, मांग का नियम। और जो यहाँ पर मांग की कीमत लोच है, क्योंकि यहाँ पे तो गणना की जा रही है भाई कितने प्रतिशत बढ़ रही है कीमत घटने से, ये कीमत बढ़ने से इतने प्रतिशत घट रही है, तो एक कीमत लोच है। ठीक है, तो देखते हैं कि विभिन्न वस्तुओं पर वे कौन कौन से घटक हैं कि जिसके कारण से कीमत परिवर्तन से, कीमत के घटने या बढ़ने से वस्तु की मांग प्रभावित हो रही है, बढ़ रही है या घट रही है। ओके, तो देखिए पहला जो हेडिंग है ए नंबर पर वो है वस्तुगत तत्व। ओके, बी में मैंने लिखा है व्यक्तिगत तत्व, सी में लिखा है सामाजिक तत्व और डी में लिखा है मूल्य संबंधी तत्व। तो इस प्रकार से चार हेडिंग ली हैं कि जो कि मांग की मूल्य सापेक्षता को प्रभावित करने का काम करती है, मतलब बढ़ाने का काम करती है या घटाने का काम करती है। तो शुरुआत करते हैं ए से। सबसे पहला है वस्तुगत तत्व। ठीक है, क्या है वस्तुगत तत्व। वस्तुगत तत्व में यहां से लेकर और यहां 5 नंबर तक लिखे हुए हैं कि वस्तु के अंदर कौन से गुण हैं कि जिसके कारण उसकी मांग क्या हो सकती है, लोचदार भी हो सकती है, बेलोचदार भी हो सकती है या अत्यधिक लोचदार भी हो सकती है। तो सबसे पहले लेते हैं एक नंबर पे है वस्तु का स्वभाव। माना कोई वस्तु है, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा है, स्वभाव वो व्यक्ति की नीड्स के अनुसार है। जो आदमी है ना, वो वस्तुओं को खरीदने का काम करता है। ठीक है, तो उसकी आवश्यकताएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार की वस्तु उसको चाहिए। तो वस्तु का स्वभाव में जो वस्तुएं आती हैं वो 3 प्रकार की वस्तुएं आती हैं। ठीक है जी, पहले नंबर का वस्तु का स्वभाव आ गया। स्वभाव में 3 प्रकार की वस्तुएं आ रही हैं। पहला है अनिवार्य वस्तुएं, ठीक है, दूसरा है आरामदायक वस्तुएं और तीसरा है विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, 3 प्रकार की वस्तुएं। ओके, पहला है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुएं कौन सी वस्तुएं कहलाएंगी, अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाएंगी जो व्यक्ति के लिए, व्यक्ति को अर्थशास्त्र में कहता उपभोक्ता के लिए बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना उपभोक्ता जिंदा नहीं रह सकता है। तो ऐसी वस्तुओं की कीमत में यदि वृद्धि भी होती है, ठीक है, कीमत बढ़ती भी है और यदि ऐसी वस्तुओं की कीमत घटती भी है, तो ऐसी वस्तुओं की जो मांग है वह पूर्ववत बनी रहती है। अर्थात जितनी वस्तुएं लोग खरीद रहे हैं ना, उसको खरीदते रहते हैं। क्यों खरीदते हैं, जैसे चावल है, ठीक है, आटा है, तो इसको लोग क्या करें, ऐसा तो नहीं है कि कीमत घट गई तो लोगों ने घर में लगा दिया ढेर, अंबार लगा दिया, ठीक है, और कीमत बढ़ गई तो खाना पीना बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता ना। जैसे नमक की बात कर दें, तो यदि दाल में नमक नहीं डालेंगे, ठीक है, सब्जी में नमक नहीं डालेंगे तो स्वाद कैसा हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है।
स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो नमक का प्राइस कितना भी चला जाए तो उसकी मांग नहीं घटने वाली है। ये कितने ही नीचे चला जाए तो मांग बहुत बढ़ने वाली नहीं है। अर्थात मांग लगातार बनी रहेगी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उस हिसाब से चलती रहेगी, ठीक है? तो कीमत का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अनिवार्य प्रकृति की जो वस्तुएँ हैं, जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनकी कीमत चाहे कितना ही बढ़े, चाहे कितना ही घटे, लेकिन उनकी माँग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी वस्तुओं की माँग की जो लोच होती है, वो कैसी होती है? उसे कहते हैं बेलोचदार माँग। क्या माँग कहते हैं उसको? बेलोचदार माँग कहते हैं, या दूसरे नाम से उसे जाना जाता है माँग मूल्य निरपेक्ष कहते हैं। ओके? इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। फिर आप अन्य जोड़िए कि भाई कौन-कौन सी अनिवार्य वस्तुएँ व्यक्ति के लिए हैं जिनके बिना आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता है, और कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं कि जिनके बिना आदमी ज़िंदा रह सकता है, मिले तो ठीक है और ना मिले तो कोई बात भी नहीं है। ओके? दूसरा देखिए आरामदायक वस्तुएँ। वाह जी! आराम देने वाली हैं, ठीक है? ये आरामदायक वस्तुएँ हैं कि जिससे व्यक्ति या उपभोक्ता को क्या होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है। माना एक सोफ़ा सेट ले लिया, उसमें बैठ गए, आनंद आ रहा है। पहले चेयर में बैठ रहा था, तो चेयर क्या थी? कठोर थी, कड़कड़ी थी। बैठने में क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। अब आ गया सोफ़ा सेट, तो सोफ़ा सेट कैसा है? आरामदायक वस्तु है। टीवी कैसी है? आरामदायक वस्तु है। कंप्यूटर कैसा है? आरामदायक वस्तु है। तो जितनी भी आरामदायक वस्तुएँ हैं, ठीक है जी? जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। तो ऐसी वस्तुओं की जो माँग होती है, वो होती है लोचदार। लोचदार का मीनिंग क्या होता है कि जितना कीमत में कमी होती है, मतलब 5% कीमत में कमी हुई, तो 5% ही क्या होगी? माँग भी बढ़ेगी, ठीक? तो क्या हुआ? 5 का भाग 5 में दीजिए, है ना? 1। तो ऐसी स्थिति में जब लोचदार माँग का जो मान होता है, वह 1 होता है। तो जितनी भी आरामदायक वस्तुएँ हैं, ठीक है जी? उनकी माँग की जो लोच होती है, वो कैसे होती है? लोचदार होती है। कैसे होती है? लोचदार होती है, या इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है माँग मूल्य सापेक्ष होती है। माँग मूल्य सापेक्ष होती है। जैसे कीमत चेंज होती है, वैसे ही माँग भी क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। ठीक है जी? तीसरा है विलासित या विलासिता की वस्तुएँ। विलासिता की वस्तुओं को इंग्लिश में कहते हैं लक्ज़रियस गुड्स। और किसी ने बीएमडब्ल्यू कार ले लिया 1 करोड़ रुपए की, या ऑडी ले ली, या कोई और भी कार है, ठीक है जी? जो बहुत महँगी है। तो ऐसी वस्तुओं की जो माँग होती है, वो कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार होती है। कैसे होती है? अत्यधिक लोचदार होती है, या उसको कहते हैं अधिक माँग मूल्य सापेक्ष होती है। कैसे होती है? उदाहरण लेते हैं कि ऐसी वस्तुओं की कीमत में यदि क्या होता है कि 10% की गिरावट आ जाती है, कीमत 10% घटती है, तो जवाब में ऐसी वस्तुओं की माँग 30% बढ़ जाती है, ऐसा होता है। ठीक है? साथ में ये भी बता दें कि जैसे हमने कि 1 करोड़ की कार हुई, जिसके पास नहीं भी है, तो उसकी ज़िंदगी भी आसानी से चल सकती है। तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में माँग की जो कीमत लोच होती है, वो अत्यधिक लोचदार होती है या अधिक माँग मूल्य सापेक्ष होती है। इसमें सारी महँगे आइटम आते हैं। ठीक है जी? सारे महँगे आइटम इसमें रखे जाते हैं, जिनको कि कम से कम लोग क्रय कर पाते हैं। तो अधिकांश लोग, अमीर लोग इसमें आते हैं, जो कि विलासिता की वस्तुओं को खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं भाई? हम क्यों नहीं खरीद लेते? हम तो एक ही जैकेट पहने हैं, आप देख रहे होंगे। पिछली सर्दियों में भी आपने यही देखा होगा, उससे पहले भी, अर्थात जब से हम वीडियो बना रहे हैं, यही जैकेट हमारा पहना हुआ है। हम देख रहे हैं कब कीमत घटे किसी की तब लेंगे, लेकिन घट ही नहीं रही है। ठीक है? भगवान हमारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हम वही पुरानी जैकेट पे अड़े हुए हैं। ओके? तो विलासिता की जो वस्तुएँ होती हैं, लग्ज़रियस गुड्स, जैसे बीएमडब्ल्यू कार हो गया, लग्ज़रियस गुड्स है। महँगे हीरे जवाहरात, ये सारे कैसे हैं? लग्ज़रियस गुड्स हैं। हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है? जिसमें अच्छा खासा ज़्यादा किराया पड़ता है। यदि वो डेली उसका यूज़ करता है, जिसके पास है, वो विलासिता की वस्तु है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जब अपने पास उसको रखता है तो उसकी शान होती है। हेलीकॉप्टर किसका है भाई? शहर में, अरे उसका है भाई, सारे कड़, 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 कड़ ऊपर से जाता है। लोग उसको ध्यानपूर्वक देते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। बड़े-बड़े कान फोड़ रहा हो, लोगों को इतना ज्ञान नहीं, कान फोड़ रहा, हमारे लिए गलत है वो। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसको इज़्ज़त दे रहे हैं, ठीक है? इसलिए अमीर आदमी क्या करते हैं? विलासिता की वस्तु अपने पास ज़्यादा रखते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसी वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है, ना भी हो तो उसका अच्छा ढंग से काम चल जाता है। ओके जी? तो इस प्रकार से 3 प्रकार की वस्तुएँ वस्तु के स्वभाव में आ गया। अगला चलते हैं स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुएँ सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएँ क्या होती हैं?
वो वस्तुएँ होती हैं जिनके विकल्प होते हैं भाई, ये नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी से काम चला सकते हैं। ऐसी वस्तुएँ होती हैं स्थानापन्न वस्तुएँ, बहुत सारी हैं स्थानापन्न वस्तुएँ। लेकिन किताब में क्या लिखा हुआ है? गुड़, चीनी। और क्या लिखा हुआ है? चाय, कॉफ़ी। भाई इनको यही मिला कि गुड़ नहीं है मेरे भाई घर में, तो चीनी है, तो चीनी खा लो, ठीक है। चाय नहीं है, तो कॉफ़ी पी लो। तो स्थानापन्न जो वस्तुएँ होती हैं अर्थात एक-दूसरे की जो स्थानापन्न होती हैं, ठीक है? एक नहीं तो उसके स्थान पर आप दूसरे का प्रयोग कर सकते, दोनों को एक साथ तो नहीं करेंगे ना, कि चाय में ऐसा तो नहीं कि गुड़ भी डाल दिया और ऊपर से चीनी भी डाल दिया। एक कॉफ़ी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी डाल दिया, चाय पत्ती भी डाल दिया, तो भाई ये तो गुड़-गोबर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करते ना, एक-दूसरे के स्थान पे यूज़ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? कि तब करते हैं कि माना गुड़ क्या हो जाए, महँगा हो जाए। गुड़ क्या हो जाए, महँगा हो जाए और चीनी क्या हो जाए, सस्ती हो जाए, तो क्या असर पड़ेगा? ठीक है? कि गुड़ की डिमांड घट जाएगी। तो स्थानापन्न वस्तुएँ जितनी भी हैं, ठीक है? उनकी माँग की जो लोच होती है, वो लोचदार होती है। कैसी होती है? लोचदार होती है। अर्थात कीमत में जैसे परिवर्तन होता है, ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग डिमांड भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसी के अकॉर्डिंग डिमांड भी बदल जाती है। अब देखो जितनी सब्जियाँ हैं, आप गोभी की सब्ज़ी खाओ चाहे आलू की खाओ, ठीक है? चाहे बैंगन की खाओ, किसी में से एक को खा लो ना, एक-दूसरे के स्थानापन्न तो हैं। ऐसे ही बहुत सारी क्या हैं, जैसे कि आजकल दालें हैं, अरहर मलका तो हम एक साथ लेते हैं, अलग अरहर ही बना लो ना काम चल जाएगा, मलका से भी काम चल जाएगा, ठीक है? या इसी प्रकार से और भी दालें हैं भाई, राजमा है, तूर है, गहत है, तो उनमें से किसी का एक इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है? यदि किसी का प्राइस अप चला जाता है, ऊपर हो जाता है, तो व्यक्ति का कहाँ जाता है? सस्ते प्राइस की ओर जाता है, तो जब सस्ते की ओर जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और जो महँगा उसकी घटेगी, तो फिर उसके बाद उसका प्राइस भी नीचे करेगा, नहीं तो चलता रहेगा। लेकिन आपने क्या समझना है कि स्थानापन्न वस्तुएँ, एक तो इसकी परिभाषा, ठीक है? और इनकी माँग की जो लोच होती है, वो कैसी होती है? लोचदार होती है, ठीक है जी? माँग मूल्य सापेक्ष होती है। थर्ड देखते हैं वस्तुगत तत्व में वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं भाई कि जिनका अनेक प्रयोग होते हैं। वस्तु एक ही है, लेकिन हम उसका अनेक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखा जाता है यहाँ पर प्राइस को देखा जा रहा है कि उसकी माँग किस प्रकार से बढ़ रही है। यदि वस्तु सस्ती है माना बात, दूध सस्ता चल रहा है, तो क्या करेंगे लोग कि दूध का यूज़ क्या करेंगे? पीने के लिए भी करेंगे, ठीक है? दही भी बनाएगा, छाछ बनेगा, मट्ठा बनेगा, ठीक है? इधर पनीर बनेगा, तो इधर क्या बनेगा? मक्खन भी बन जाएगा, घी भी बन जाएगा, मतलब सब कुछ बना सकते हैं जब सस्ता है, ठीक है? लेकिन वही महँगा हो जाए, मतलब दूध महँगा हो जाए, तो क्या करेंगे? तब दूध केवल के पीने के लिए या चाय बनाने के लिए ही लेंगे। तो कीमत जब बढ़ेगी दूध की, ठीक है? दूध महँगा हो जाएगा, तो दूध आदमी एक ही प्रयोग में काम लाएगा, ओके? लेकिन सस्ता हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा खरीदेगा और अनेक उपयोग में लाएगा, ओके? तो ऐसी वस्तुओं की माँग की जो लोच होती है, वो कैसी होती है? लोचदार होती है, ठीक है? कीमत के अनुसार बदलती है। कीमत सस्ती हो गई, तो माँग बढ़ जाएगी। माना बात कि कीमत सस्ती कैसे हुई? माना कि ₹50 लीटर दूध चल रहा है, ठीक है? 1 लीटर दूध कितने का? ₹50 का है, ओके जी। तो व्यक्ति क्या करेगा? 1 ही लीटर लेगा जिसके पास पैसा कम है। लेकिन वही दूध घटकर ₹10 लीटर हो जाए, तो व्यक्ति क्या करेगा? ₹10 लीटर, ठीक है जी। और ₹50 में क्या कर रहा था? 1 लीटर, तो 10 को 5 से गुना कर दो, तो 5 लीटर दूध खरीद सकता है, ठीक है? तो तब उसको क्या करेगा? विभिन्न उपयोग करेगा, ठीक है? और वही दूध फिर क्या हुआ? इधर 10 से 8 हो गया, तो फिर उसकी की माँग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ओके? तो इस प्रकार से वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, ऐसे लाइट का भी होता है। लाइट क्या होती है? आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, सारे के सारे किससे चलते हैं? लाइट से। हमारा मोबाइल रिचार्ज कैसे हो रहा है? लाइट से। ये जो मेरा माइक लगा रहा है, ये किससे चार्ज हो रहा है? लाइट से। ये जो लाइटें जली हैं, ये किससे जल रही हैं? लाइट से। तो जब लाइट क्या होती है? सस्ती होती है, तो लाइट को हम कई यूज़ कर सकते हैं। हीटर भी जलाओ, खाना भी उसी में बनाओ, ठीक है जी? फुल लाइट जला के रखो, लेकिन महँगी हो जाएगी, तो व्यक्ति क्या करेगा? ना, ना, ना भैया, केवल उजाला, जब भी अंदर रहेगा कमरा तब, ठीक है? दिन में कोई नहीं, केवल रात में जलेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वस्तु के विभिन्न उपयोग, ठीक है? एक दूध बता दिया और एक लाइट या बिजली आपको बता दी। बाकी आप सोचेंगे कि ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हो सकती हैं कि जिसके हम विभिन्न उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी वस्तुओं की माँग की जो लोच होगी, वो कैसे होगी? लोचदार होगी या माँग मूल्य सापेक्ष होगी। दोनों चीज़ों में कोई भी लिखा हो सकता है भाई, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखना भी है, ओके? अगला देखिए चौथे नंबर पर है, वस्तुओं की संयुक्त माँग, ठीक है? वस्तुओं की संयुक्त माँग का क्या अर्थ है? कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं
कि जिनका हम अकेला प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब 2 वस्तुएँ उसके साथ चाहिए, मतलब दोनों मिलकर ही काम करेंगे। जैसे हमने रोटी बनाना है मानो आज, तो दोनों हाथ चाहिए भैया, ठीक है? दोनों हाथ चाहिए रोटी बनाने के लिए, एक हाथ से तो रोटी बनेगी नहीं। तो ऐसी वस्तुएँ होती हैं कि जहाँ पर दोनों वस्तुओं को हमें एक साथ प्रयोग करना पड़ता है। देखो मेरे हाथ में चॉक है ना, तो ये चॉक का खाली उपयोग तो क्या करना है, ऐसा कुछ भी उपयोग नहीं है। तो इसको लिखने के लिए क्या चाहिए? बोल्ड चाहिए, ठीक है? बोल्ड चाहिए, चाहे ग्रीन बोल्ड है और चाहे ब्लैक बोल्ड है। तो इन दोनों की माँग कैसी होगी? एक साथ की जाएगी, ठीक है? तो यदि ये क्या होता है, महँगा होता है, तो ऐसा थोड़ी होगा इसकी डिमांड घट जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और यदि महँगा हो जाता है ये, तो ऐसा तो नहीं है कि इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है। इनकी माँग क्या होती है, कीमत यदि बढ़ती भी है, तो इनकी माँग पर असर नहीं पड़ता है, माँग सेम बनी रहती है। तो ऐसे इस स्थिति में संयुक्त प्रयोग वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं, उनकी माँग कैसे होती है? बेलोचदार होती है, इसलिए मैंने कोष्ठक में लिखा है यहाँ ब्रैकेट के अंदर, बेलोचदार होती है या दूसरा नाम है इसका माँग मूल्य निरपेक्ष होती है। कहीं माँग मूल्य निरपेक्ष लिखा है और आपने बेलोचदार पढ़ा, ठीक है? और ये नहीं पढ़ा, तो फिर गए काम से, दोनों बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी? तो संयुक्त माँग की बात कर दी, ऐसे ही क्या है, पेन है, स्याही है, दोनों हम एक साथ यूज़ करते हैं, कार है, पेट्रोल है, एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर यदि हम लेंगे, तो प्रेशर कुकर तो भाई क्या उसका नाम किस लिए लेते हैं हम? हमने उसमें दाल बनानी है या हमने उसमें चावल बनाना है, तो उसको दोनों को एक साथ यूज़ करना पड़ेगा ना, दोनों को यूज़ एक साथ करेंगे, नहीं तो प्रेशर कुकर का खाली क्या करेंगे घर में रख के, ठीक है? कि चूल्हे में रख दिया, वह हो गया। तो जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको कि हम दोनों मिलकर एक साथ यूज़ करते हैं। तो किताब में क्या लिखा? पेन एंड स्याही, कार एंड पेट्रोल, ठीक है? तो उसी को याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी? तो ऐसी वस्तुओं की माँग जो होती है, बेलोचदार होती है और ऐसी वस्तुएँ कहलाती हैं पूरक वस्तुएँ। कैसे कहलाती हैं? पूरक वस्तुएँ होती हैं जो है, ओके? अगला देखिए, उपभोग स्थगन। देखो भाई कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं, माना अभी महँगी चल रही है, तो हम उसके उपभोग को रोक सकता है, उपभोक्ता उसको नहीं खरीदेगा। क्या करेगा? कि जैसे पर मेरे पास जैकेट है, ठीक है? मैं एक जैकेट से ही काम चला लूँगा, मुझे मालूम है कि बहुत महँगा चल रहा है, छोड़ो क्या करना है, एक ही जैकेट बहुत है, एक टोपी बहुत है, एक ही चश्मा बहुत है, 2 का क्या करना है? जब भविष्य में कीमत कम होगी, तो देख लेंगे, ठीक है जी? तो जब कीमत कम होगी तब लूँगा ना दूसरा जैकेट, लेकिन कीमत तो कम ही नहीं हो रही भाई 4-5 सालों से, ठीक है? तो इसलिए मैंने यही पहन रखा है। तो उपभोग यदि हम स्थगित कर सकते हैं, और उपभोग स्थगित कब कर सकते हैं भाई? अर्थात उपभोग स्थगित करने का मीनिंग क्या हुआ कि हम एक ही जैकेट से काम चला सकते हैं, लेकिन खाना तो बंद नहीं कर सकते ना, वो अनिवार्य प्रकृति की वस्तु है, वो अनिवार्य वस्तु है। वो जैकेट थोड़ी है अनिवार्य है, एक तो है तो बहुत तो है, काम चल जाएगा, ठीक है? टोपी एक है तो चल जाएगा, चश्मा एक है तो चल ही जाएगा, ठीक है जी? तो उपभोग जिन वस्तुओं को हम रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, टाल सकते हैं, ठीक है? भविष्य में कीमत घटने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसी वस्तुओं की जो माँग होगी वो होगी अत्यधिक लोचदार। कैसी होगी? अत्यधिक लोचदार, ठीक है? और अत्यधिक लोचदार के लिए क्या कहा? अधिक माँग मूल्य सापेक्ष होती है ऐसी वस्तुओं की, ओके? तो यहाँ तक तो हमारा वस्तुगत तत्व आ गए। नाउ चलते हैं बी पे व्यक्तिगत तत्व। अब वस्तु के बाद व्यक्ति के अंदर भी गुण होते हैं भाई कुछ, ठीक है? लक्षण होते हैं। उपभोक्ता की आदत, यदि उपभोक्ता की आदत खराब हो गई, तो वह वस्तु जो वो खा रहा है, पी रहा है, उसकी माँग कीमत बढ़ने पर भी वह करता रहेगा। माना कि एक शराब की बोतल 800 रुपए की आ रही है और वो बहुत शराबी हो चुका है, ठीक है जी? अब बोतल का दाम बढ़कर 1200 रुपए हो जाता है, तब भी वो उसको खरीदेगा, तभी वो इसको खरीदेगा। यदि किसी को सिगरेट पीने की लत लगी हुई है, तो सिगरेट की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो जाए, तब भी लेगा। गोल्डन यदि महँगा भी हो जाए, तब भी लेगा। तो कहने का मीनिंग क्या है? यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का आदी हो जाता है, उसको लत लग जाती है, उसके बिना नहीं रह सकता, उसके खून में समा चुका है, तो उसके लिए वह वस्तु क्या बन जाएगी? बेलोचदार बन जाएगी, ठीक है? अनिवार्य बन जाएगी उसके लिए, ठीक है? और नहीं पिएगा तो क्या होगा? मर जाएगा, क्योंकि उसके खून में तो पूरा निकोटीन आ चुका है या उसके अल्कोहल आ चुका है। जब भी खत्म होगा फिर डिमांड करेगा शरीर, ठीक है? तो ऐसी वस्तुओं की माँग जो होती है वो बेरोज़गार होती है, ओके? और जो इसका यूज़ नहीं करता उसके लिए तो वो वस्तु किसी भी काम की नहीं है। अगले टॉपिक पे बात करते हैं उपभोक्ता की आय। यदि उपभोक्ता की आय ज़्यादा है, माना हुआ वो अमीर है, तो उसके लिए वस्तु की जो डिमांड है, कीमत कितनी ऊपर चली जाए, कितना ही बढ़ जाए,
तो वस्तु तब भी खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए वस्तु की जो मांग होगी वह बेलोचदार होगी, या इसे कहेंगे मांग मूल्य निरपेक्ष होगी। लेकिन जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, यदि उसकी इनकम कम है तो क्या होगा, उसके लिए मांग की जो लोच होगी उस वस्तु की वह अत्यधिक लोचदार होगी, अर्थात वो भविष्य में इंतजार करेगा कीमत कम होने का, क्योंकि अभी वह बिना उस वस्तु के काम चला सकता है। ठीक है, तो इसलिए गरीब आदमी के लिए वस्तु की मांग किस उपभोक्ता की आय के हिसाब से कह रहे हैं हम। अब आप यहाँ से मत जोड़ना, ठीक है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, इसलिए कह रहा हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, इसको लिखना भी है, क्योंकि यहाँ हम कह रहे हैं कि कहाँ अनिवार्य है कहाँ नहीं है, तो इसके अलग अलग मीनिंग, अलग अलग जगह पर मीनिंग चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आसानी से आपको बता रहे हैं बीच बीच में। तो क्या करना चाहिए, उपभोक्ता की आदत हमने बता दी, आय भी बता दी। आय यदि ज़्यादा होगी तो अमीर आदमी आते हैं, उनके लिए बेरोजगार होती है, कीमत कितना बढ़े बढ़ते रहे तो उन पे असर नहीं पड़ता है, वो तो खरीदते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरबों रुपये करोड़ों रुपए उनके पास है। लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्या कर देगा कि वो इंतजार करेगा कि भाई कीमत जब कभी घटेगी भविष्य में तब जाके मैं उसको लूंगा। तो कीमत में जब क्या होता है, परिवर्तन हमारा बात 10% होता है, और उसके जवाब में वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है 30%। ओके, तो इसे कहते हैं अत्यधिक लोचदार मांग। अगला देखिए, व्यय की राशि की मात्रा। अब देखिए, जो उपभोक्ता है वह विभिन्न वस्तुओं पर पैसा खर्च करता है, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। ठीक है जी, तो व्यय की राशि की मात्रा, तो जहां पर उपभोक्ता सबसे कम पैसा खर्च करता है जिस वस्तु पर, उस वस्तु की जो मांग होगी वो कैसे होती है, वो बेलोजदार होती है। कहाँ पर खर्च करता है, जैसे हमने माचिस की बात की, अरे माचिस है तो लकड़ी जलानी है, चूल्हा जलाना है, तो माचिस का दाम तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था ना। 1 रुपए की आ रही माचिस की डिब्बी, ठीक है, लाइटर है, आज गैस है, ठीक है, तो गैस को यदि जलाना है, स्टोव ऑन करना है, तो फिर लाइटर चाहिए, तो लाइटर की कीमत 50 ये 20 रुपए थोड़ी होनी चाहिए थी, वो तो क्या उसका नाम 2000 रुपए होगा तब भी तो लेगा उसको। ठीक है, लेकिन इस प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिस पर आदमी या उपभोक्ता सबसे कम पैसा खर्च करता है, ठीक है, उस वस्तु की जो डिमांड होती है वो कैसी होती है, बेलोचदार होती है। ठीक है जी, कैसी होती है, बेलोचदार होती है, और जिस पे ज्यादा पैसा खर्च करता है वो क्या होती है, मांग मूल्य सापेक्ष होती है। अगला चले, लोगों का जीवन स्तर देखते हैं, कि लोगों का जीवन स्तर, यानी कि लोग समाज में यदि सभी अमीर हैं भाई, कैसे हैं, अमीर हैं, सबके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, मध्यम वर्ग ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, ठीक है, वो हर वस्तु को खरीदने में सक्षम होंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए वस्तुओं की मांग क्या होगी, बेलोचदार होगी, अर्थात कीमत बढ़ने पर भी वो आसानी से उसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग क्या होगी, कम नहीं होगी। ओके, अब वहां तक तो बात कर दी, अब लेते हैं सामाजिक तत्व। ठीक है, कुछ सोशल, ठीक है, एलिमेंट या फैक्टर्स हैं, क्या है, राष्ट्रीय आय का वितरण। किसी देश में राष्ट्रीय आय जो होती है पूरे देश की होती है भाई, सभी लोग आते हैं उसमें शामिल, जितना कमा रखा है, तो पूरे देश में सभी लोगों के पास पैसा बराबर नहीं होता है। समाज का एक वर्ग कैसा होता है, अमीर होता है, एक गरीब होता है। ठीक है, ये देखने को मिलता है, इंडिया में तो लगभग ऐसा ही है। ठीक है, अमीरों की संख्या क्या है, कम है, ठीक है, गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है, अमीरों के पास है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा गरीबी किसके पास है, गरीबों के पास है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझना है, यदि राष्ट्रीय आय का वितरण समान होगा, ठीक है, समान होने का मतलब है कि राष्ट्रीय आय यदि समान रूप से लोगों के पास वितरित है, तो इसमें जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अमीरों की संख्या थोड़ा कम होगी, और फिर मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जो वस्तुएं वे क्रय करेंगे, ठीक है, उनकी मांग की जो लोच होगी वो कैसे हो जाएगी, लोचदार होगी। कैसे होगी, लोचदार होगी, अर्थात कीमत के अनुसार वो भी उसको खरीद सकते हैं। यदि बढ़ रही है, ठीक है, तो घटा देंगे, यदि कीमत घटती है तो मांग को बढ़ा देंगे। ठीक है जी, और यदि राष्ट्रीय आय का वितरण विषम है तो वस्तु की मांग कैसी होगी, बेलोचदार होगी। ठीक है, कैसी होगी, बेलोचदार होगी, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो जो भी वस्तुएं परचेज करते हैं उनकी मांग की लोच बेलोचदारी होती है, क्योंकि वह महंगी कीमत पर भी वस्तुओं को उठा लेते हैं। ठीक है, इसलिए मांग घटती नहीं वस्तु की। ठीक है, मांग घटती नहीं है। ये तो हमने राष्ट्रीय आय की बात कर दी। ठीक है जी,
अब आता है दूसरा पॉइंट सामाजिक तत्वों में किसका रहा है, राशनिंग व्यवस्था। भाई सरकार क्या करती है, कंट्रोल की दुकानों पे, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पे गेहूं दे रही है, चावल दे रही है, किसको, गरीब लोगों को, ठीक है। तो सरकार का क्या है, फिक्स कर रखा है कि एक कार्ड पर कितना मिलेगा, ऐसा नहीं कि जितनी मर्जी उतना ले लो, क्योंकि रेट बहुत कम है। रेट क्या है, सरकार का कम कर रखा है, 2 रुपये 3 रुपये के हिसाब से दे रही है। चावल बाजार में 40 रुपये है और यहाँ 3 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसी के आसपास है। तो राशनिंग व्यवस्था, राशनिंग व्यवस्था में क्या होता है, वस्तु की मांग बेलोचदार हो जाती है। क्या हो जाती है, बेलोचदार होती है, कीमत कितनी भी कम हो, ठीक है जी, लेकिन एक तय सीमा से ज़्यादा आपको राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने मतलब कोई गरीब परिवार है, उसको राशन मिलता है 1 महीने में 40 किलो, ठीक है। अब वो चाहता है कि मैं इसी रेट पर 3 क्विंटल खरीद लूँ, तो नहीं मिलेगा उसको। सरकार ने फिक्स कर रखा भैया, इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो यदि राशनिंग व्यवस्था है, राशनिंग में क्या होता है, कंट्रोल लगा देती सरकार। जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, उसमें जो कार्डधारी राशन कार्ड लेके फिक्स कर रखा है कि भाई इतने मेंबर पर इतना ही मिलेगा, तो 1 महीने में इतना ही मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है, तो ऐसी वस्तुओं की माँग कैसी होगी, बेलोचदार होगी, ठीक है। क्या होगी, बेलोचदार होगी। और यदि राशनिंग की व्यवस्था नहीं है, ले लो कीमत पे जितना उठा लो, तो वो लोचदार होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब डी है और अंतिम है मूल्य संबंधी तत्व। मूल्य भी क्या करता है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने का काम करता है। देखिए सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मूल्य स्तर क्या होता है कि जैसे भारत में सामान्य मूल्य स्तर क्या 6% के आसपास चलता है, कभी 4% पहुंच जाता है, कभी 3% के आसपास पहुंच जाता है वस्तुओं का, ये औसत मूल्य होता है। तो यदि सामान्य मूल्य स्तर ऊंचा होने का अर्थ क्या है, ये कीमतें ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, वस्तु की मांग घट जाती है। और यदि वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता है, ठीक है जी, तो क्या होगा, उसकी मांग हुई लोचदार। क्यों हो रही लोचदार, सामान्य मूल्य स्तर, ज़्यादा लोग वस्तु को ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, ये देखेंगे कि भविष्य में जब कीमत कम होगी, फिलहाल कम ही लेते हैं, हो सकता है अगले महीने कीमत कम हो जाए, हो सकता है कि नई फसल आने पर कीमत कम हो जाए, या नया प्रोडक्ट आने पर कीमत कम हो जाए, ठीक है। तब तक यदि उनके पास सामान है, तो ऐसी स्थिति में मूल्य यदि ऊंचा रहता है, तो मांग की लोच जो होगी वो लोचदार होगी। अर्थात 5% यदि कीमत गिरती है, तो 5% ही डिमांड बढ़ेगी, और यदि 5% कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो 5% ही कीमत घटेगी, नहीं बराबर रहेगा। इसे कहते हैं मांग मूल्य सापेक्ष होती है, या ऐसी वस्तुओं की मांग जो होगी लोचदार होगी। एक हमने अंतिम लिया है इसमें, ठीक है, समय अवधि, ठीक है, टाइम पीरियड का भी बड़ा महत्व है भाई, कि समय अवधि यदि कम होगी, बाजार में वस्तु आ रखी है और क्या है, दूध है जैसे बहुत कम आ रखा है, तो कम समय दूध की सप्लाई तो बढ़ा नहीं सकते हैं कि मैं गाय को दोने चले गए, मार्केट में जितना दूध है, ठीक है, वो 10 लोगों के लायक है, और वहाँ पे 50 लोग आ गए अचानक, तो ठीक है, तो 50 की डिमांड तो पूरी नहीं की जा सकती ना। तो जब अल्पकाल होता है, तो वस्तुओं की पूर्ति को नहीं बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, चाहे कीमत कितनी भी ऊपर चला जाए, ओके। तो यदि समय अवधि कम होगी, तो वस्तुओं की मांग कैसे होगी, बेलोचदार होगी। कैसी होगी, बेलोचदार, कीमत का असर नहीं पड़ने वाला उस पे, ठीक है। कीमत महंगी होने पर भी व्यक्ति उसको खरीद लेगा। अरे जिसका बच्चा है, उसको दूध चाहिए पीने के लिए, छोटा बच्चा है, ठीक है जी, और दूध यदि 50 की जगह किसी ने कहा 100 रुपये में मिलेगा जी, तो उसको खरीद ही लेगा, ठीक है। और समय अवधि यदि सॉल्ट की जगह लंबी हो जाए, 1 साल हो जाए, ये 1 महीने बाद, ठीक है, या कुछ दिनों बाद यदि दूध ज़्यादा आने वाला है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उस वस्तु की दूध की मांग लोचदार हो जाएगी। अर्थात जितनी कीमत घटेगी, ठीक है, उसी हिसाब से अर्थात पूर्ति बढ़ जाएगी, तो पूर्ति बढ़ेगी दूध की, तो कीमत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और कीमत घटेगी तो क्या होगा, मांग भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। अर्थात मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले जितने घटक यहाँ पे बताए जा रहे हैं, अरे क्या बतला रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में कितना परिवर्तन हो रहा है, मांग कितनी बढ़ रही है या कितनी घट रही है। तो इसमें अलग अलग तत्व हैं, ठीक है, एक तो वस्तुगत तत्व है, ठीक है, 1 से लेकर 5 गिना दिए, व्यक्तिगत तत्व हैं 1 से लेकर 4 गिना दिए, सामाजिक तत्व हैं 1 से लेकर 2 गिना दिए, मूल्य संबंधी तत्व हैं 1 से 2 तक गिना दिए, ठीक है। आप इनको याद कीजिए, ठीक है, जो यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अनिवार्य वस्तुएं, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग की जो कीमत लोच होती है, वो कैसी होती है, मूल्य निरपेक्ष होती है। मांग मूल्य निरपेक्ष या
बेलोचदार होती है। आरामदायक वस्तुओं की माँग कैसे होती है? लोचदार होती है, ठीक है? माँग मूल्य सापेक्ष होती है, अर्थात जितना मूल्य घटता है उतनी माँग बढ़ जाती है। विलासिता की वस्तुओं की माँग अत्यधिक लोचदार होती है। कैसी होती है? अत्यधिक लोचदार होती है या अधिक माँग मूल्य सापेक्ष होती है। यदि कीमत क्या होती है 10% घटती है तो माँग 30% बढ़ जाती है, ठीक है जी। लेकिन अन्य-अन्य चीज़ों में देखेंगे तो इस प्रकार से तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अधिकांश जो भी चीज़ें हैं, किस में आ रही है देखो भई, यहाँ भी लोचदार, लोचदार, बेलोचदार अत्यधिक 3 चीज़ों में आ रही हैं, जो हमने यहाँ लिखी हैं, ठीक है? माँग मूल्य सापेक्ष, अधिक माँग मूल्य सापेक्ष और माँग मूल्य सापेक्ष, ठीक है? इनके भी अर्थ हमने आपको बता दिए हैं। तो आप क्या करेंगे? आप इसको पढ़िए, ठीक है? ध्यानपूर्वक एक बार सुनिए, पूरा लिखिए, याद करिए, निश्चित ही आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होगा और आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? हमारा बात क्वेश्चन आ गया कि विलासिता की वस्तुओं की माँग की लोच क्या होती है? यह लिख दिया बेलोचदार वस्तुएँ कौन है या निम्न में से कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, तभी तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है जी? तो विलासिता की अलग चीज़ है, आरामदायक अलग है, अनिवार्य अलग है, ठीक है जी? और इधर हम देखेंगे व्यक्तिगत तत्वों के अनुसार उपभोक्ता की आदत बिगड़ चुकी है, ठीक है? शराब की लत लग चुकी है, सिगरेट की लत लग चुकी है, उसको गोल्डन की लत लग चुकी है, किसी अन्य गुटखे की लत लग चुकी है, तो उसके लिए वो वस्तु कैसी बन जाएगी? बेलोचदार। उसको लेगा ही लेगा, चाहे कीमत बढ़े, बढ़ती रहे, कम तो नहीं होने वाली है, बढ़ेगी तब भी उसको लेगा ही लेगा। तो आई होप कि आपकी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा।